नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप देख रहे हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं अवनीश शर्मा जी। उनका स्वागत कर लेते हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। सर नमस्कार। सभी दर्शकों को भी प्रणाम। जय जय श्री राम जी सर। अवनीश जी, पहले जरा एक योगी आदित्यनाथ का क्लिप सुन लेते हैं, उसके बाद विषय पर आते हैं। बिल्कुल। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप गलतफहमी दूर कर। योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी और हम सब जानते हैं साहब कि उत्तर प्रदेश में 150 से ज्यादा ऑपरेशन चले हैं। कई कुख्यात माफिया वाकई मिट्टी में मिले हैं। एक गुजरात की जेल में पड़ा हुआ था, उनको वहां से निकाल करके लाए, जिसका केवल इलाहाबाद के इलाके में, प्रयागराज के इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे, कहना चाहिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बाहर भी एक आतंक था, जिसके कुत्ते से मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाते थे। वो कैसे मारा गया, एक और जो मऊ समेत और कई जगहों पर दंगों के लिए और माफियागिरी के लिए, तरह तरह के अपराधों के लिए, वसूली के लिए, अपहरण के लिए, सरेआम हत्याओं के लिए, जो पंजाब की जेल में जाकर के सुरक्षित बैठ गया था कांग्रेस की शह पर और हामिद अंसारी की शह पर, वो भी किन स्थितियों परिस्थितियों में निपटा है हम सब जानते हैं। ये अखिलेश यादव ने क्या सोच करके योगी जी को छेड़ा, ऐसे समय जबकि इलेक्शन में बस अब 1 ही साल बचा है, 12 महीने ही बचे हैं, और ऐसे समय योगी आदित्यनाथ ने अगर फिर से खड़े होकर के कहा है कि ये जो 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में रहता है, एक लखनऊ में रहता है, और जब भी गंभीर विषयों पर चर्चा होती है तो विदेश भाग जाते हैं, और बाकायदा बबुआ नाम लिया है योगी आदित्यनाथ ने। इतने खतरनाक तेवर तो मैंने काफी समय बाद देखे हैं योगी आदित्यनाथ के। सर, कव्वालियों के प्रोग्राम जो होते हैं ना, या कवि सम्मेलन या मुशायरे, या बहुत बार कोई ऐसा संगीतमय आयोजन आप देखिए, खासतौर से गजलों में ये बहुत होता है। तो एक दौर आता है जब आर्टिस्ट अपने मन की गाता है, उसके बाद आयोजकों के मन की गाता है, उसके बाद फरमाइशी प्रोग्राम चलते हैं। तो अखिलेश यादव की यही स्थिति है, क्योंकि सामने डिलीवर करने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। और सर, जब डिलीवर करने वाला व्यक्ति चाहे दिल्ली में बैठा हो, नरेंद्र मोदी 2014 से बैठे हैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ, तो सर उम्मीद उन्हीं से होती है। और आप देखिए ना, ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखा दो। किससे कहते हैं? मोदी से कहते हैं। आ, कश्मीर क्यों नहीं पीओजे के ले लिया ऑपरेशन सिंदूर के समय? किससे कहते हैं? मोदी से कहते हैं। ऐसे तमाम बड़े बड़े कांड अभी इन्होंने शुरू किया है कि बांग्लादेश पर क्यों नहीं स्ट्राइक कर देते हो? किससे कह रहे हैं? मोदी सरकार से कह रहे हैं। अखिलेश जी की भी उत्तर प्रदेश में यही हालत है। और मुझे तो लगता है कि अतीक और मुख्तार के परिवारों को, उनके समाज को अखिलेश यादव का गला पकड़ना चाहिए जाके, और उनसे पूछना चाहिए कि भैया ये फरमाइशी प्रोग्राम कराने की क्या आवश्यकता थी? माफिया कब कंट्रोल में होंगे, कब कंट्रोल में होंगे, तो ठीक है। योगी जी ऑलरेडी एक काम कर रहे होते हैं, और एक सही समय आता है, और एक आप उनके काम करने की एक शैली अगर देख ली जाए हम लोग, तो वो आगे आने वाले जो भी उनका कार्यक्रम होता है, उसकी घोषणा वो फ्लोर ऑफ द हाउस बिल्कुल विधानसभा में करते हैं, और खुले तौर पर करते हैं। जब उन्होंने सारी तैयारी, सारी कार्य योजना बना ली, अखिलेश की फरमाइशें आती रही, और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद माफिया मिट्टी में मिल गए। तो मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा क्रोध और गुस्सा आमर से होगा
उन माफियाओं के परिवारों में, उनके समाजों में अखिलेश यादव के प्रति। अब ये अवसर आया है सर, इन्होंने कोडीन जो कफ सिरफ और उसकी तस्करी और उसका इतना 1000 करोड़ का पूरा नेटवर्क, तो आप देखिए अगर पूरे सिलसिले को, तो इन्होंने बड़ी क्षुद्र राजनीति से शुरुआत की। और योगी सरकार की तैयारियां कहां तक चले, मैं उसके बारे में भी आपको और दर्शकों को बड़े साफ तौर पर बताऊंगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई गुप्त बात खोल दे रहा हूं। ये प्रशासनिक अमलों में और जो भी राजधानी की मीडिया है, उन सब लोगों को पता है कि क्या क्या चल रहा है, और पब्लिक डोमेन में है। 79 लोगों के नाम FIR हो गई है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन इससे पहले किस तरीके से मुद्दा विहीन हो चुके हैं अखिलेश यादव, ठीक राहुल गांधी की स्थिति है। राहुल गांधी की जो स्थिति नरेंद्र मोदी जी के सामने है, उनकी राजनीति के सामने है, ठीक वही स्थिति यहां तक कि हम लोगों ने बिहार में भी देखा कि नीतीश कुमार की युति जो बीजेपी के साथ थी, उसके सामने तेजस्वी और राहुल की भी यही स्थिति थी कि एक तरफ डिलीवरी की पॉलिटिक्स, काम की पॉलिटिक्स, और दूसरी तरफ केवल गालियों की पॉलिटिक्स और तमाम तरह की माफियागिरी की पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश में स्थिति अखिलेश यादव की योगी जी के सामने ये हो चुकी है। कारण क्या है सर? और इसलिए वो कोई न कोई, जिस तरीके से आप देखिए राहुल और अखिलेश के वर्किंग में सिमिलरिटी कितनी है, मैं दर्शकों को थोड़ा सा बताता हूं, फिर चलते हैं उस तरफ। राहुल गांधी ने कौन सी ऐसी कोशिश नहीं की कि नरेंद्र मोदी के ऊपर भ्रष्टाचार या करप्शन का चौकीदार चोर, राफेल और ये तमाम तरह की चीजें चिपकाने का प्रयास किया। अंततः आर्थिक चोरी से वो वोट चोरी तक चले आए, उसको चिपकाने का प्रयास किया, ताकि किसी भी तरीके से ब्रांड जो मोदी हैं उनको थोड़ा कमजोर किया जा सके और उस पर एक निजी हमले किए जा सके। लेकिन वो चिपका नहीं। ठीक यही स्थिति अखिलेश यादव की यहाँ पे है। इन्होंने जैसे ही ये कोडीन का मामला आया, तो इन्हें अच्छी तरह पता था। अभी मैं नाम बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा क्यों उन्होंने कहा। इस बार जो कल उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि जब बुलडोजर चलाऊंगा तब तो चीखना चिल्लाना मत। और क्यों बिल्कुल। इन्होंने ऐसा कहा, वो नाम भी मैं बताऊंगा अभी। इन्होंने क्षुद्र राजनीति की, और ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ? कोडीन, इस जहर कांड के पूरे नेक्सस को SIT बना के जैसे ही उजागर हुआ मामला, तो पहला एक बर्खास्त और अब गिरफ्तार जो सिपाही जिसके नाम के आगे सिंह लगा है, अखिलेश यादव का सारा सस्तापन यहीं से शुरू होता है, क्योंकि वो जातिखोरी राजनीति के ही धनी है। इससे बाहर के दायरे में वो कुछ सोच नहीं सकते। उनको लगा कि ये तो गजब का कांबो है, यहां हम एक आर्थिक भ्रष्टाचार जो उजागर हुआ है कोडिंग के बहाने, ये भी चिपका देंगे योगी पे, और साथ में जातिवाद। उन्हें तब योगी आदित्यनाथ अजय कुमार बिष्ट के रूप में नजर आए, और उन्होंने इसमें एक एंगल और देखा कि भैया धनंजय सिंह, जो कि कई पार्टियों से चल के और बीजेपी में है, ऐसे तमाम नेता हैं, ये विषय दूसरा है। उन्होंने देखा कि उस सिपाही का मकान धनंजय सिंह के मकान के ठीक सामने उसका नाम आता है, और उन्होंने ये लाइन लिया सबसे पहले उछल के कि साहब देखिए, योगी आदित्यनाथ जो कि क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, क्षत्रिय हैं, और तब अजय कुमार बिष्ट की उन्होंने लेबलिंग की, और उन्होंने कहा कि देखिए ये कोडीन भैया भी ठाकुर साहब हैं, सामने धनंजय सिंह हैं। उन्हें ये भी उम्मीद थी कि कल को हम धनंजय सिंह को भी इसमें लपेट लेंगे और कहेंगे कि साहब बिना उनके समर्थन के, बिना उनके प्रश्रय के, आशीर्वाद के, एक सिपाही की कैसे इतनी बिसात की इतना बड़ा मकान भी बनवा लिया और ऐसे काम भी कर रहा था। और साथ में उन्हें लगा कि ब्याज इसमें मिल जाएगा हमको कि 1000 करोड़ रुपए का ये पूरा खेल योगी सरकार, और योगी जी ठाकुर होने के नाते जिस नेक्सस में ठाकुर इन्वॉल्व है, राजपूत इन्वॉल्व है, क्षत्रिय इन्वॉल्व है, उसको वो खुली छूट दे रहे हैं। ये दो घिनौने प्रयास इनके थे, जिसकी वजह से ये कोडीन भैया की ब्रांडिंग लेके चले गए। अब हुआ क्या सर? 3-4 दिन इन्होंने कोडीन भैया किया। कब करेंगे आप क्रैक? उसमें आपने देखा होगा कि कैसे बाकियों को मारा जा रहा है, बाकी माफिया निपटाए जा रहे हैं, लेकिन एक खास जात, योगी जी अपनी जाति वाले माफियाओं को, एक पूरी इनकी टीम लग गई, इकोसिस्टम लग गया। और यहाँ लेकिन तक सर हुआ कह क्या? दिया अवनीश जी, यहाँ तक कह दिया कि बुलडोजर कहाँ है, क्या बुलडोजर की यस, चाबी खो गई है? इस तरह बिल्कुल के साहब। शब्दों का प्रयोग किया गया।
बिल्कुल किया। वो चैलेंज कर रहे थे, वो टास्क दे रहे हैं, फरमाइश फरमाइश कर रहे थे। मैंने शुरुआत वहीं से की ना, थोड़े लाइटर नोट से किया। वो फरमाइश कर रहे थे। उन्हें लगा कि योगी की इमेज पर ये निजी रूप से हम चिपका देंगे और योगी की निजी इमेज जो है वो कहीं हम नीचे और विवाद में लाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन सर 5 साल सरकार चलाए, उनके पिताजी ने भी सरकार चलाई। एक पूरा इकोसिस्टम अधिकारियों का, कर्मचारियों का, इस इसको मानने में कोई बुराई नहीं है कि अखिलेश यादव की भी पहुंच आज विपक्ष में रहने के बावजूद भी एक पूरा जो इकोसिस्टम उन्होंने सिस्टम में है और जो उनके प्रति प्रतिबद्ध है, चाहे वो टॉप ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे मैं क्लर्कियल काडर तक कहता हूं, मैं चपरासियों तक कहता हूं, मैं थानों में पुलिस के एक एक होमगार्ड लेवल तक, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार से, करप्शन से हाथों पे नाम लिख लिख के भर्तियां कराई हैं। उनके चचा ने पर्चियों पे भर्तियां हुई हैं। 3-4 दिनों के बाद जब उनको अंदर के सिस्टम के लोगों ने ये इंफॉर्मेशन दी कि अरे साहब 79 लोगों के नाम आ गए हैं, एसआईटी बड़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर रही है, इसमें 1.5 दर्जन आपके लोग हैं। तब अखिलेश यादव को लगा कि अरे ये हमने क्या कर दिया। अच्छा, अब इधर एसआईटी कर क्या रही थी? देखिए सर, किसी भी नेता के साथ अगर किसी अपराधी का, किसी आरोपी का कोई तस्वीर आ जाती है तो मैं निजी रूप से इसको सीरियस नहीं लेता हूं। कारण ये कि किसी नेता के साथ तस्वीर आ जाना, सर, नेता तो फोटोबाज होते हैं, उनकी मजबूरी भी होती है, शौक भी होता है, उनको करना भी है, सामान्य है, कोई आके फोटो खिंचा के चला जाता है। लेकिन इस कोडीन कांड में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आरोपियों को केवल फोटो वो अखिलेश यादव के साथ हैं, ऐसा नहीं है। चाहे उनका वो शुभम यादव हो, चाहे मुख्य आरोपी हो, केवल फोटोग्राफ्स नहीं है सर। एसआईटी के पास जो ड्रग लाइसेंसेस शेल कंपनीज के तैयार किए गए थे, उनमें डॉक्यूमेंट्स में नाम है और कुल 16 नाम है निकल के आए, 14 नाम, सॉरी, कुल 14 नाम जो सीधे समाजवादी पार्टी से एसोसिएटेड है। और उनके नाम कहाँ हैं? उनके नाम जो फर्जी बिल्स तैयार किए गए थे जीएसटी के और उनके डॉक्यूमेंटेशन किए गए थे, उसमें नाम है, टेलीफोन नंबर्स हैं, ईमेल पे नाम है। यानी कि ये जो 14 लोग समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये ऑन बोर्ड हैं इस पूरे कोडीन के जहर वाले महाकांड में। शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, मनोहर जायसवाल, विभोर राणा, सौरभ त्यागी, विशाल राणा, पप्पन यादव, शादाब, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, आकाश पाठक, विनोद अग्रवाल, रवि यादव और राहुल यादव, ये वो 14 नाम हैं जिनके ये आधार हैं कि केवल फोटोग्राफ तक मामला नहीं है, इनके बाकायदे बिल्स पे नाम है, ड्रग लाइसेंसेस इनमें से कुछ के नाम पर हैं। यानी ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और उस इसमें अब चूंकि ईडी भी इन्वॉल्व हो गई है तो जो मनी ट्रेल है वो मनी ट्रेल भी निकल के आ गया है और अब महंगा पड़ गया। और योगी जी ने जब ये सारी तैयारी की, कर ली, 79 जो आरोपियों के एफआईआर वाले नाम हैं, उनके संपत्ति। अच्छा, योगी जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है? बुलडोजर उनका सबसे, बुलडोजर ही तो मांग रहे थे। अच्छा, योगी जी का बुलडोजर चलता क्या है, जरा सा एक बार दर्शकों को याद दिलाते हैं। मैं लगातार पिछले कई सालों से ये कह रहा हूं। लोग कहते हैं कि साहब ओ निर्दोष पे चला दिया बुलडोजर, वो फलाने पे चला दिया। मैं कहता हूं भाई साहब, ये देश यही है ना सर। आपने तो इतने विराट पत्रकारिता का अनुभव है। अपने घर के सामने एक नाली की ईंट, उसको हटवाने में अगर किसी को आपत्ति हो जाती थी तो वो किसी ऊंची नीची कोर्ट में चला जाता था, 2 मिनट में हमारे और आपके मुंह पे स्टे ऑर्डर लाके फेंक देता था। लेकिन मैं लगातार कहता था कि योगी आदित्यनाथ आखिर वो किस तरीके से बुलडोजर का एक्शन करते हैं कि किसी न्यायालय ने आज तक कोई स्थगन आदेश किसी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नहीं दिया। और तो और छोड़िए सर, योगी आदित्यनाथ को ये क्रेडिट मिलना चाहिए और उनको क्रेडिट है, जाता है क्रेडिट, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पैन इंडिया बुलडोजर चलने की एक गाइडलाइन 8 पन्नों की जारी करवा दी और पूरे भारत में किसी भी अवैध पर बुलडोजर चलाने का रास्ता योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को दिया है, दिखाया है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस ऑर्डर में और गाइडलाइन बनाते समय कि किसी भी अवैध पर हम बुलडोजर को रोकेंगे नहीं और वैध पर बाबा बुलडोजर चलाते नहीं। अब वो करते क्या है?
कैसे आखिर चलता है? मान लीजिए किसी ने एक अपराध किया, कोई दंगा किया, तो उसके घर पे बुलडोजर का मौका कैसे चलाने का निकाल लेते हैं योगी जी। वो करते क्या है, पुलिस को तो लगाते हैं। मान लीजिए एक दंगाई आया, अब इसने यही रैकेट आप कोडीन का उठा लीजिए, इन्होंने आर्थिक अपराध किया, अब इसमें एनडीपीएस भी लग गई है। आर्थिक अपराध किया इन्होंने नशे का कारोबार किया, इन्होंने तस्करी का काम किया। अब ये 3 आरोप आ गए। अब इसकी व्याख्या आप करते रहिए कानून के अंदर। लेकिन योगी जी कैसे काम करते हैं, इसमें ड्रग्स डिपार्टमेंट ये लगा हुआ है, अपना काम करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करेंगे, एनडीपीएस वाले अपना काम करेंगे। साथ में वो लगाते हैं कि इन सारे जो 79 लोग हैं, जरा इनके घरों के प्रॉपर्टी और चल अचल संपत्तियों के खसरा खतौनी निकालो। अब सबके खसरा खतौनी मकानों के अचल चल संपत्तियों के निकल के आ गए। बोले इनके जो है इनकम टैक्स और कमाई के रिकॉर्ड देखो और उससे चल अचल संपत्तियों का पहले मिलान करो। फिर उनकी कार्रवाई यहां तक जाती है कि जरा पता करो कि ये रेवेन्यू वालों को लगाते हैं, वो कानूनगो को लगाते हैं, पटवारी लगाते हैं, वो रेवेन्यू का इंस्पेक्टर लगा होता है, नगर निगम के कर्मचारी लगते हैं, जिला पंचायत के कर्मचारी लगते हैं कि जरा ये पता करो कि इसने जहां मकान बनाया है वो मकान किसी अवैध जमीन पे तो नहीं है, दूसरा इंक्रोचमेंट तो नहीं है। वो यहां तक इंश्योर करते हैं कि जो नगर निगम में नक्शा जमा हुआ है उस नक्शे के अकॉर्डिंग घर बना है कि नहीं बना है, यहां तक देखो। और तब अलग अलग आधारों पर बुलडोजर चलने का रास्ता खुल जाता है। उसको कोर्ट भी नहीं रोक पाती, किस आधार पर रोकेगी। यही वजह है कि बरेली के मौलाना आज तक उनके एसोसिएट्स वो बुलडोजर की कार्रवाई झेल रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने ये निजी हमला करने का प्रयास किया था। इन्हें मौका मिला कि एक जाति खोरी जो वो कर लेते हैं हर काम में, क्योंकि वो उसी बैकग्राउंड से, उनकी पूरी पॉलिटिक्स है, उनकी पार्टी की, उनके पिता की। तो वहां से इन्होंने योगी जी के ऊपर ठाकुर और उनको प्रश्रय देने का एक आरोप, घिनौना जातिवाद का, वो लगाने की कोशिश, और साथ में आर्थिक, और इस आधार पर वो बुलडोजर मांगते रहे। लेकिन बाबा 79 के नाम लेते रहे, उन पर काम करते रहे, और अब वो पूरी तैयारी में है। अगले 24 से 72 घंटों में इस पूरे कोडीन कांड में मेरे जो सूत्र बताते हैं वो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ठीक उसी तरह से आपको टाइम बाउंड ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा जिस तरीके से पिछली फरमाइश पर अखिलेश यादव के बाबा ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, तो इन जहर बेचने वालों को दवा के नाम पर इनकी प्रॉपर्टियों को कैसे वो बुलडोज करते हैं वो भी सामने। और इसीलिए साफ उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब मैं जब बुलडोजर चलाऊंगा तो फिर चीखना चिल्लाना और रोना मत। और अप्पू टप्पू पप्पू से लेके और ये दिल्ली वाला और यहाँ लखनऊ वाला, ये तो बाबा जी ने एक ब्रांडिंग इनके साथ शुरू कर दी है। और बाबा जी भी सर, इनका एक व्यक्तित्व का बड़ा रोचक पहलू है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी सर आयोजन धर्मी व्यक्ति हैं। आप इनके आयोजनों की विशेषता देखिए, चाहे वो दीपोत्सव हो अयोध्या का, या महाकुंभ, या कोई भी ऐसा आयोजन देखिए, बड़े भव्य तरीके से करते हैं। उसी तरह दंगाइयों के पिछवाड़े जो है लाल करने के बाद उसके भी आप देखिए परेड शानदार कराते हैं। आपको हमको याद होगा सीए के विरोध के समय चौराहों चौराहों पर बड़े बड़े बिलबोर्ड और पोस्टर्स भी वो खूब दंगाइयों के लगवाते हैं। तो हर काम उन्हें भव्य तरीके से करने की आदत है। तो बुलडोजर की कार्रवाई भी बड़े आराम से चलेगी। लेकिन सर, मुझे तरस आता है और मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दे, मैं मजाक में कह रहा हूं, तो मैं अगले दिन से कैसे प्लान करूंगा कि इस आदमी यानी जो सामने योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे कैसे लड़ा जाए राजनीतिक युद्ध। कारण क्या है, आप परिवारवाद इन पर चिपका नहीं सकते, आप आर्थिक भ्रष्टाचार चिपका नहीं सकते, आप किसी अन्य तरह के तुष्टीकरण की कोई आरोप चिपका नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अवैध पे बुलडोजर हम नहीं रोकेंगे। आज आप बताइए, अकबर नगर पूरा ध्वस्त कर दिया, क्या किसी कोर्ट ने कहा? कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त किया भाई, इंप्लीमेंट कराया। सड़क नाली खड़ंजा और बाकी सरकारी योजनाएं क्या मुसलमानों को या किसी वर्ग को नहीं देते हैं बाबा, और केवल लाठी मारते हैं? नहीं। कारण ये है सर कि चाहे राहुल गांधी मोदी के सामने हो या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ जी के साथ हो, मेरी तो पूरी पूरी संवेदना इन दोनों व्यक्तियों के साथ है सर। ऐसे सामने वाला हो जिससे आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी हो, मोदी और योगी जैसे आदमियों को, आप क्या करेंगे सर? इसलिए ये अनाप शनाप चीजें करते हैं। और मुझे लगता है कि ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि अखिलेश यादव जी इसी तरह से योगी जी से फरमाइश करते रहिए और हमारे प्रदेश का कल्याण कराते रहिए। माफिया को आपने मिट्टी में मिलवाया,
अब इन जहर बेचने वालों पर बुलडोज करवाइए, उसके आगे आप इसी तरह से। योगी जी तो काम करने वाले नहीं, 4 घंटा सोते हैं महाराज, उनको काम की लिस्ट पकड़ाते जाइए और शानदार विपक्ष के नेता की भूमिका आप निभा रहे हैं। आपको राजनीतिक लड़ाई योगी जी के साथ कैसे लड़नी है ये समझ में नहीं आ रहा है। जी। यही बात तो राहुल गांधी पर लागू होती है अवनीश जी। अभी आपने जिक्र भी किया था इस बात का। राहुल गांधी को, उनके सलाहकारों को क्या ये पता नहीं है कि अतीत में कांग्रेस के कारनामे क्या-क्या हैं? लोकतंत्र को लेकर के, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के और जो हमारी सीमाई समस्याएं हैं उनको लेकर के इनके पूर्वजों ने क्या-क्या कृत्य कर रखे हैं। इसी तरीके से अखिलेश यादव अगर किसी भी तरह के माफिया की बात उठाते हैं और उसमें योगी आदित्यनाथ को या बीजेपी को या बीजेपी के नेताओं को घसीटने की कोशिश करते हैं, तो कम से कम अपने अतीत पर तो एक बार नजर डाल लेनी चाहिए कि आपका अतीत क्या है। और योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा, उसका एक छोटा-सा क्लिप मैं और सुनवा देता हूं दर्शकों को। अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय, मैं इस क्लिप को यहीं रोककर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। और आपने चूंकि बहुत करीब से देखा है पूरी कार्रवाइयों को, बड़े माफियाओं की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने उनको मिट्टी में मिलाया कैसे है, ये दर्शकों के लिए एक रोचक कथा होगी। और संभवतः योगी के कुल चरित्र जिससे वो अवगत हैं, उनके और भी पहलू शायद सामने आएंगे। जो बड़े माफिया थे उनको कैसे खत्म किया। सर देखिए, योगी जी फ्रंट से लीड करने वाले व्यक्ति हैं। 2017 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने ना, लेकिन अगर उनको आप और पहले से लेके जाइए, जब वो 25 साल की उम्र में गोरखपुर से उन्होंने बड़े बाबा महंत दिग्विजय अवैधनाथ जी महाराज की राजनीतिक विरासत उन्होंने संभाली और भाजपा के टिकट पे वो लोकसभा पहुंचे। सर उन्होंने चाहे पूरा पूर्वांचल हो, उसके लिए एक अपनी टीम तैयार की, हिंदू युवा वाहिनी, और उसको इतना सामर्थ्यवान बनाया। उसमें ऐसे लोगों को वो लेके आए जो उनके निर्देशों पर चलने वाले थे और पूरे अनुशासित तरीके से। उस समय भाजपा में ये कहा जाने लगा था कि साहब योगी जी ने एक पैरेलल अपनी एक संगठन खड़ा करा है और उसमें वो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करेंगे या करना चाहते हैं। तो खैर, कहीं भी है, इंटरनल पॉलिटिक्स तो हर जगह चलती रहती है, लेकिन उसका लाभ मिला। मैं मुख्यमंत्री 2017 के बाद तो हम सब देख रहे हैं, मैं 2017 से पहले अचानक एक दिन अवतार ऐसा नहीं हुआ कि योगी जी आए और बिना किसी प्रशासनिक अनुभव के या बिना किसी अनुभव के उन्होंने इतना सटीक तरीके से लाइन ऑर्डर पर काम किया उत्तर प्रदेश को, जिसको कि रसातल में पहुंचा के जा चुके थे अखिलेश यादव। यहां पर स्थिति क्या हुई सर, आज मुख्तार को निपटाया है। इसी मुख्तार ने मऊ दंगे के समय योगी आदित्यनाथ के काफिले पर गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर एक काफिले पर बहुत जानलेवा अटैक किया था। और संभवतः अगर हिंदू युवा वाहिनी और योगी जी की जो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी टीम थी, अगर उसने शानदार तरीके से काम न किया होता, एक उन्होंने डमी गाड़ी निकाल दी थी, और मुझे अभी भी याद है वो टाटा सफारी एक गाड़ी हुआ करती थी जो कि भगवा कलर की, तो योगी जी उसमें चलते थे। और उस दिन मऊ जाते समय उस गाड़ी को आगे निकाल दिया गया और हत्यारों ने यही समझा कि इस गाड़ी में है, और इस तरीके से उनको सुरक्षित निकाल लिया था। गोरखपुर में, चाहे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, नेपाल की सीमा तक जो धर्मांतरण का खेल बनवासी कार्यक्रम के तहत इन्होंने रोका है,
कन्वर्जन का जो क्रिश्चियन कन्वर्जन का जो काम है, यहाँ पर क्रिश्चियन कन्वर्जन का काफी काम था पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो एक इनको व्यापक अनुभव अपने सरकार में न रहने के बाद भी अपने सांसद के लेवल पर ये करने की प्रैक्टिस है। और जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आए, तो उसके बाद तो एक पूरा प्रशासनिक अमला था, एक बड़ा आपके पास नेटवर्क था, तमाम एजेंसीज थी, और योगी जी ने जो मॉडल वो अपने सांसदी के समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में करते थे, वही उन्होंने केवल अप्लाई किया, क्योंकि वो सफल और टेस्टेड मॉडल था। आपको वो परिणाम दिखाई देते हैं। आखिर सर, ऑफिसर्स वही, पुलिस कर्मचारी वही, ऐसा तो नहीं है कि योगी जी ने रातों रात बदल दिए, सब कुछ वही। तो ये टेस्टेड मॉडल है जिसकी वजह से। और एक सबसे बड़ी बात सर, मैंने अभी हिंदू युवा वाहिनी का आपको जिक्र किया, और आज दर्शकों और आपके नॉलेज में तो होगा ही, मैं बता रहा हूं, आज जरा हिंदू युवा वाहिनी के किसी भी पदाधिकारी से संपर्क कीजिए कि आपसे अब योगी जी के क्या संबंध हैं। सर, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसे ही 2017 में वो सत्ता में आए और वो प्रशासनिक मुखिया बने उत्तर प्रदेश के, तो वो ये समझते थे, उन्होंने कहीं ये गुंजाइश नहीं छोड़ी कि हमारे कमिटेड या हमारे नाम से खड़े या मेरे द्वारा खड़ा किया गया एक नेटवर्क हिंदू युवा वाहिनी, अगर ये कहीं मुझे सरकार में देख के अगरा न जाए और उसका कोई बेजा लाभ, क्योंकि नेटवर्क बड़ा सॉलिड था। और यही वजह थी कि 2017 में मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जो हिंदू युवा वाहिनी थी उसको ऑलमोस्ट उन्होंने डिसमेंटल कर दिया, और उन्होंने पूरी तरीके से भाजपा में मर्ज कर दिया, खत्म कर दिया। नाम के लिए वो संगठन है, बल्कि उसके जो मुखिया थे उसको निकाल दिया, उनसे बातचीत नहीं। आज हिंदू युवा वाहिनी का कोई समर्पित व्यक्ति पार्टी में हो सकता है, योगी जी का वो सेवक है, लेकिन वो किसी तरह के अन्य अनुचित, जो कि देखिए सत्ता आने के साथ तमाम चीजें आ जाती, यही सब तो नहीं रोक पाई बाकी पार्टियां, जिसको योगी जी ने अनुशासित कर लिया। तो इसलिए आप योगी जी पर भ्रष्टाचार का धुआं चिपका नहीं सकते, आप परिवारवाद का धुआं चिपका नहीं सकते, आप क्षेत्रवाद का चिपका नहीं सकते, आप भाषावाद का चिपका नहीं सकते। आप बताइए, वो खुद एक कुमायूनी आदमी, और ये भोजपुरी धारा प्रवाह बोलते हैं, तो आप सोचिए कहाँ कुमायूं, कहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो आप उन पर कोई संकुचित दायरे में रह के काम करने वाला व्यक्ति, और सबसे ऊपर योग पद से राजपद पर आए एक पीठ के पीठाधीश्वर, सनातन के इतने बड़े ब्रांड, तो आप उन पर जातिवाद, छोटे मोटे भ्रष्टाचार, क्या एक साधु को क्या चाहिए? तखत पर सोते हैं सर। आज भी 5 कालिदास मार्ग में तखत पर सोते हैं। आप 11 बजे उठने वाले, 2 बजे ऑफिस पहुंचने वाले, शाम को 5 बजे वापस घर पहुंच जाने वाले, और राहुल गांधी की गलतियां अगर दोहराते रहेंगे, अखिलेश यादव, योगी जी पर जितना निजी हमला वो करते जाएंगे, उतनी ही उनकी राजनीति कमजोर होगी। और वो गलती ये लगातार कर रहे हैं, न राहुल सीख रहे, न अखिलेश सीखेंगे। क्या 2027 के चुनाव से पहले योगी को कटघरे में खड़ा करने का मंसूबा बना करके एक मुद्दे को हाथ में लिया और चारों खाने चित हो गए? बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया था, इन्होंने सबसे पहले महका कि इनके ऊपर हम जाति का ब्रांडिंग कर देंगे और कहेंगे कि अपने जाति वाले माफियाओं को संरक्षण देते हैं। और उसी के लगे, क्योंकि ये हजारों करोड़ से ऊपर का मामला जा रहा है, तो बट नेचुरल है कि अपने जाति वालों को संरक्षण दे रहे हैं, और वो अगर हजारों का हेरा फेरी कर रहे हैं तो बट नेचुरल है कि इनको पूल भी करते होंगे, जबकि मामला निकल गया उल्टा। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जब अपने घर शीशे के बने हो तो दूसरे के घर के सामने पत्थर नहीं उठाने चाहिए अपने हाथों में। लेकिन ये पत्थर नहीं सर, ये तो बार बार जो इनकी उद्विग्नता है ना, उसके चक्कर में लगातार जो पॉलिटिकल हार मिल रही है और आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, उस चक्कर में ये पत्थर की जगह ये पहाड़ हाथ में लेने के प्रयास करते हैं, और फिर उसी पहाड़ के नीचे खुद दब जाते हैं। वही हुआ है इस बार भी। आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को, और जो ये बल्ले बल्ले करके डांस कर रहे थे राहुल गांधी के साथ, अब यहां तक यात्रा आते आते, यानी दिसंबर 2025 आते आते, लगभग 1.5 साल के भीतर ही पूरा सिनेरियो उलट गया है?
हरियाणा बीजेपी ने जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, बिहार जीत लिया, और अभी अगर लोकल बॉडीज की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और तिरुवनंतपुरम तक हर तरफ तो भगवा बिल्कुल। की पताका जो है वो आसमान में दिखाई दे रही है। तो इनके 53 कांप रहे हैं, मुझे लगता है कि 2 के ही ज्यादा कांप रहे हैं, हालांकि तीसरा भी है, एक ममता बनर्जी, एक अखिलेश यादव और तीसरे राहुल गांधी। सर आप देखिए जरा, जब योगी जी ने ये कहा कि एक दिल्ली में है, एक लखनऊ में है, तो इनके पास कोई सीरियस आधार नहीं है कि उसको सही से काउंटर कर दें। ये भद्दा मजाक कर रहे हैं कि क्या ये अमित शाह को कहा जा रहा है, योगी जी ने किसको कहा है। आप जरा देखिए ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। खुद अखिलेश यादव ने ऐसा किया है, बाकी तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए इनके चिंटू मिंटू कर रहे हैं वो तो अलग, हटा दिए। सर आपने कहा कि इनके 53 कांप रहे हैं, मैं एक भोजपुरी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आए बाएं साएं हो जाना। जैसे वो कहते हैं ना, अब्बा डब्बा गब्बा, बाबा जी नहीं कहा, तो वो भी इधर पूर्वांचल के अब प्रतीक पुरुष हैं, तो यहाँ की शब्दावली भी बहुत लेते हैं, साथ में उनके पास तो कुमायूनी शब्दावली भी है। सर चाहे अभी आप देखें, कल ही बात हो रही थी तो मैंने कहा कि भाई साहब, महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव में लसार लसार के पटक पटक के जनता ने धोया। तो होता क्या है कि हम लोग हमेशा कहते थे कि भाई भारतीय जनता मोही होती है, शॉर्ट मेमोरी होती है, और लोकल इलेक्शन तो सर लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं ना। इसको भी नकार दिया भारतीय मतदाता ने। यानी कि राष्ट्रवाद, सनातन प्रेमी और हिंदुत्व को आप पोषण करने वाली और उसके साथ ही साथ विकास देने वाला कॉम्बिनेशन अब लोगों को लोकल बॉडीज तक इस कॉम्बिनेशन को ही आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप सोचे सर, ग्राम प्रधान के इलेक्शन में अक्सर ये होता है कि नहीं भाई, तालुका का चेयरमैन कौन होगा, फलाने कौन होगा, तो आ जाओ इस पे कर देते हैं। नहीं, डबल इंजन का कॉन्सेप्ट देने के बाद आप देखिए, पहले कहा जाता था कि भाई देश का चुनाव अलग है, राज्यों का चुनाव अलग होता है। बिहार ने इसको दता बता दिया, हरियाणा ने इसको दता बता दिया, उत्तर प्रदेश ने 32 साल के बाद 22 में सरकार रिपीट हो गई बीजेपी की। तो ये डबल इंजन वाला काम जनता अब इसमें रुकावट नहीं चाह रही सर। वो ये नहीं चाह रही कि दिल्ली का फ्लेवर और हमारे राज्य का फ्लेवर अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि वो स्पीडी विकास देख रही है, परफॉर्मेंस देख रही है, डिलीवरी की पॉलिटिक्स देख रही है। आप बिहार में देखिए, उन्होंने, बिहार की जनता ने क्या देखा कि यार अगर कहीं यहाँ पर दूसरी सरकार आ गई तो चलो जंगल राज आ जाएगा, बाकी आ जाएगा, वो तो जेल लेंगे, लेकिन विकास रुक जाएगा भैया, काम रुक जाएगा। दिल्ली वालों ने क्या देखा कि एक ऐसा ठग यहाँ बैठा हुआ है जो बात बात पे बिल्कुल फूफियों की तरह लड़ता फिरता है सरकार से, हमारे काम नहीं हो रहे। तो ये जो एक डबल इंजन का कॉन्सेप्ट है, इसकी सफलता अब दिखाई दे रही है। और एक बहुत बड़ा जो चेंज आया है पॉलिटिकल, वो ये है कि चाहे ग्राम सभा का इलेक्शन हो, चाहे लोकल बॉडीज का हो, चाहे विधानसभा का हो, जनता राष्ट्र प्रमुख पहले और उसके साथ विकास का, ये दोनों कॉम्बो उसको सामने मिल रहा है। यही वजह है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने उड़ते में बटेर मार लिया था, और उसमें कुछ भाजपा की उस पर बहुत सारी बात हो चुकी है, तो ये स्थिति थी ही नहीं कभी 2027 के लिए। और अगर कहीं थोड़ी बहुत थी भी, मैं कहता हूं, तो लोगों के अंदर उत्तर प्रदेश में अब इतना आमर्श भरा है कि आप देखिए कि 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद भाजपा ने हर एक छोटे बड़े चुनाव में उम्मीद से बहुत ज्यादा वो रिजल्ट दिया। उसकी वजह ये, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक आमर्श है कि अरे हमने क्या कर दिया 2024 में, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से। तो यहां पर अखिलेश यादव के लिए ये डबल झटका है कि एक तरफ योगी के सामने, उनके काम के सामने, उनके ब्रांड के सामने, उनके हिंदुत्व और हिंदू सनातन का जो उनका अपना तरीका है राजनीति का, उसके सामने, और साथ में उनका जो डिलीवरी है, इन दोनों के सामने वो करें तो क्या करें। और इसीलिए वो कभी माफिया के नाम पे खेल गए तो वहां कांड करवा लिया, और अब यहाँ पर ठाकुर और जाति के नाम पर और थोड़ा करप्शन के नाम पर खेलना चाहते थे। यही स्थिति हो गई। 27 में इन्हें किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ें, अखिलेश जी के पास वही नहीं है, उनकी जेब खाली है। मैं जेब बिल्कुल। पैसे से नहीं कह रहा हूं, मुद्दे से जेब खाली है। और यही वजह है कि पीडीए का नाम इन्होंने रातों रात जाके कर्नाटका में बदल दिया। तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, आए बाएं साए हैं, वही बाबा जी ने जो अब्बा डब्बा गब्बा कहा। जो अभी अवनीश जी ने जिक्र किया है, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, जरा वो भी देख लीजिए।
देखिए आत्म स्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर ना लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। ये इनका फ्रस्ट्रेशन बार-बार निकलता है अवनीश जी, और ये आज तक क्या समझ ही नहीं पाए हैं, या समझ करके जनता को नासमझ मान करके इस तरह की बातें लिखते हैं ताकि वो भ्रमित हो जाएं। क्या नहीं समझ पाए कि योगी आदित्यनाथ का आज बीजेपी में कद क्या है? सर देखिए, योगी और मोदी भारत की वर्तमान विपक्ष की क्लास के आउट ऑफ दिस सिलेबस सवाल है। मैंने बार-बार मैं यही कह रहा हूँ, ये आउट ऑफ द सिलेबस है। इन्होंने ये नहीं पढ़ा है सर। इन्होंने क्या पढ़ा है? नेता परिवार को ढाई 2-2 दर्जन, ढाई-ढाई दर्जन परिवार के, यहाँ तक कि मतलब अगर सामने दरवाजे के सामने अगर कोई पशु भी बंधा है तो उसको भी कहीं कोई संवैधानिक पद दिलवा दो, विधायक बनवा दो। तो ये वहां से आते हैं। दूसरा, किसी भी तरीके से उगाही हो सकती है वो करा लो। तीसरा, प्रशासनिक अमले को अपना दास बना के रखो, पोस्टिंग के नाम पर, सजा के नाम पर, निलंबन के नाम पर। उसके अलावा माफिया कल्चर को बढ़ावा दो ताकि उनके आधार पर अपना काडर तैयार करो, ताकि वो वोट खरीदें। दूसरा, हिंदू विरोध की राजनीति करो ताकि मुसलमान वोट बैंक जो है वो इनके यहाँ तश्तरी, शहद की तश्तरी लेके आए। तो सर, जिनको पॉलिटिकल डीएनए ऐसा मिला हो, चाहे अपने पिता से, चाहे अपने चाचा से, चाहे अपने पार्टी के सीनियर से, जो आजम खान को अपने साथ बैठा के घूमते रहे हों, उनको गुरु और चाचा बना के रखे हो, तो सर उनके लिए योगी आदित्यनाथ तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल है ना सर। ये ठीक वही है स्थिति कि जो मोदी के सामने राहुल की है। राहुल की राजनीति में भी मोदी आउट ऑफ द सिलेबस है, और यही स्थिति यहाँ योगी की, जो अखिलेश के आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसलिए सर, अब इन्होंने, आप देखिए आनन फानन में कई बार ये होता है ना, घबराहट में एक बड़ा वीडियो आता है जिसमें ये होता है कि कई विंडोज हैं और उसमें कई लाइनें लगी हुई हैं। तो एक कंफ्यूज आदमी क्या करता है, आता है, देखता है एक आदमी उस लाइन से निकला तो उस लाइन में चला जाता है। फिर पता चला कि जिस लाइन में वो खड़ा था उसमें से दो लोग कम हो गए, तो फिर वो इधर आता है, पता चलता है कि फिर उधर वाली लाइन में से अचानक 3 गए, और लास्ट में होता क्या कि उसको विलंब होता चला जाता है, शायद वो अपनी एक ट्रैक पर रहता। राहुल गांधी की भी स्थिति यही है। कभी वो राफेल लाते, कभी वो चौकीदार चोर लाते, कभी वो पेगासस लाते, कभी वो फॉरेन एलिमेंट्स के इशारों पर भारत में आपके बांग्लादेश और नेपाल कराना चाहते, कभी वो देश में आग लगाना चाहते। यही स्थिति अखिलेश यादव की है। कभी वो योगी के नाम पर मजाक उड़ाते थे, चीलम बाबा और क्या-क्या नहीं कहा, निजी हमले किए, मठ में चले जाओ, घंटा बजाओ, ये तो खैर उनके पुरखों ने कहा, लालू ने कहा कभी। तो वही परंपरा। सवाल ये है सर कि अखिलेश यादव, ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रहे हैं, वो समझ रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए सर कि अगर मैं कह रहा हूं ना, मुझे अगर उनका सलाहकार अगर अखिलेश यादव का बना दिया जाए, कल से मैं सुबह उठ के सोचूंगा और मुझे रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके सामने ये उनका प्रारब्ध है सर कि उनको मोदी और योगी जैसे लोगों के सामने राजनीतिक विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ रही है। मैं इसीलिए कहता हूँ, काफी मतलब मुझे तो कभी-कभी मोह आ जाता है राहुल और अखिलेश जैसे लोगों पर, तेजस्वी जैसे लोगों पे, कि किस कालखंड में राजनीति कर रहे हो यार। दिल्ली में मोदी मिल गए और उत्तर प्रदेश में तुम्हें योगी मिल जा रहे हैं। जब से पंकज चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब से कांग्रेस का भी और समाजवादी पार्टी का भी पूरा आईटी सेल लगा पड़ा है, और मैसेज क्या दिए जा रहे हैं कि योगी का कद छोटा किया जा रहा है, योगी विरोधी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, अब तो योगी के दिन लद गए। इस तरह की चीजें आप फैला करके क्या जनता को मूर्ख बना सकते हैं? कितने दिन बना सकते हैं? सर, इन नासमझों को पता ही नहीं है कि पंकज चौधरी और गोरक्षपीठ पे रिश्ता क्या है। टेक्निकली पंकज चौधरी साहब जो हैं वो 7 बार के सांसद हैं और बगल की सीट महाराजगंज से,
लेकिन तकनीकी रूप से मेरे तो मतलब जहां मेरा अपना निजी निवास है जिस कॉलोनी में, उसके आसपास इनकी बहुत ज्यादा परिसंपत्तियां हैं, व्यवसायिक घराने से आते हैं, गोरखपुर के ही हैं सर। और मैंने अपनी आंखों से पंकज चौधरी को, उनके परिवार को, पीठ के बड़े बाबा और छोटे बाबा दोनों के सामने साष्टांग दंडवत करते हुए मेरी आंखों से मैंने देखा हुआ है। मंचों तो पर पता ही भी नहीं है। मंचों पर भी जब बैठते हैं, जब तक योगी आदित्यनाथ बैठ ना जाए तब तक वो बैठते नहीं है। बैठते नहीं सर, इन्हें पता ही नहीं है। और दूसरी तरफ आप तैयारी देखिए सर, एक तरफ 45 साल के युवा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना के, जो कि आगे पूर्णकालिक अध्यक्ष होने हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्र 45 साल कर लेती है संगठन के लेवल पे। दूसरी तरफ एक ही पूर्वांचल से, एक ही शहर से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष देते समय ये तनिक विचार तक नहीं करती कि इससे कहीं इम्बैलेंस तो नहीं आएगा। ये कॉन्फिडेंस और ये तैयारी है ग्राउंड पर। और दूसरी तरफ आप 86 साल की कांग्रेस, सर 86 साल की कांग्रेस 45 साल वाली भारतीय जनता पार्टी से क्या लड़ेगी? ये तैयारी का फर्क है सर। एक तरफ 72 प्लस के स्टालिन और यहां 45 की भाजपा, उधर बूढ़ी हो रही, निपट रही ममता बनर्जी, और यहां 45 की भाजपा। तो तैयारी देखिए दोनों के एरिना में कितना फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को पूर्णकालिक अध्यक्ष कल को बना देंगी, आज कार्यकारी बना के उस पार्टी ने ये तय किया है कि अगले 20-30 साल बाद की काडर का निर्माण करेंगे ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि अभी तो वर्तमान नरेंद्र मोदी हैं, आगे भविष्य तैयार है। गाय वाला चाय वाला बात होती है। और सेकंड का और लाइन में आप देखिए तो लाइन लगी हुई है सर, हिमंता बिश्व शर्मा से लेके, और एक पूरे ए टीम, बी टीम, सी टीम तैयार पड़ी है। तो सर दोनों के संगठन, सर दोनों संगठनों में, यस सर, तो ये तैयारी है। तो ऐसी तैयारी में आप बताइए ना। और ये नासमझ लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं कि पंकज चौधरी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाजपा और योगी आदित्यनाथ में क्या संबंध है। हंसते होंगे दोनों सर। जो इनका पीडीए का रुदन था, उसमें तो सेंध लगा दी भाई पंकज चौधरी को ला करके। बिल्कुल सर, पूरे पूर्वांचल को साधने का काम किया है एक तरीके से। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में थोड़ा सा डेंट पड़ा था। बिल्कुल। अवनीश जी, जी अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, नमस्कार, प्रणाम सर।